नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 26 मई 2025 ईस्वी और आज का करंट अफेयर डिस्कशन का ये वीडियो होगा। और कल यूपीएससी का पीटी का पेपर हुआ है। आप पीटी के पेपर देखें और पिछले एक साल में जो मैंने करंट अफेयर न्यूज़पेपर डिस्कशन में करवाया उसको देखें। बहुत सारे सवाल आपको न्यूज़पेपर डिस्कशन से दिखेंगे। जो रेगुलर फॉलो कर रहे हैं उनको तो पता भी है। उनमें से कुछ बच्चों ने मैसेज भी किया था यूपीएससी पीटी देने के पश्चात कि करंट अफेयर वहाँ से पूछे गए हैं। न्यूज़पेपर अगर आप सीरियसली जेन्युइन तरीके से फॉलो कर रहे हैं तो GS1 हो, GS2 हो, पीटी हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, सभी जगहों पर आपको मदद मिलता है। ठीक है। 71 बीपीएससी के लिए एक अपडेट है कि बहुत सारे जगहों पर अब तो सीरियस सोर्स भी बता रहे हैं। सभी जगहों पर मेरा कोई सोर्स नहीं होता है कि नेक्स्ट वीक या इस वीक में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ऐसा बता रहे हैं। क्या सच है क्या झूठ है इसकी जानकारी मुझे तो नहीं है। मैं तब तक नहीं मानता हूं जब तक नोटिफिकेशन आ नहीं जाता है, लेकिन लग रही है संभावना कि आ जाएगी नोटिफिकेशन। भले एग्जामिनेशन में देरी हो लेकिन एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन तो अभी आने की संभावना है। ओके। 15 जून से टेस्ट सीरीज मैं शुरू कर रहा हूं और आज से पीटी डेडिकेटेड लेक्चर भी शुरू होगा। कल ही से आना था लेकिन कल नहीं आ पाया, वाईफाई बंद हो गया था 2 बजे के बाद, इसलिए कुछ भी नहीं काम हो पाया। तो आज से पीटी डेडिकेटेड लेक्चर भी आएगा जिसमें पॉलिटिक्स हम लोग शुरू कर रहे हैं। जब तक पीटी एग्जामिनेशन होगा तब तक 150 वीडियो तो हम लोग कर ही लेंगे। आपके जितने टॉपिक हैं उन सभी को रिवाइज करवा दूंगा। ये लेक्चर उसके साथ में टेस्ट सीरीज जो 15 जून से शुरू हो रहा है, ये दोनों अगर आप जेन्युइन तरीके से फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए आपका अच्छा खासा स्कोर मैं करवा दूंगा, भले ही पेपर 69 जैसा आए या 70 जैसा आए। टेस्ट सीरीज से जुड़िएगा, बहुत कम प्राइस पर शुरू होगा, 15 जून से होगा। पहला दूसरा टेस्ट पॉलिटी का होगा। पिछले वीडियो मैंने शेड्यूल दिखा दिया था, ग्रुप में आप जुड़ेंगे तो आपको शेड्यूल मिल जाएगा। लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट सेक्शन में भी। पीटी टेस्ट से जुड़ने के लिए बहुत कम प्राइस है, बहुत ही कम प्राइस है। 650 रुपये में आपको मिल जाता है प्रीलिम टेस्ट सीरीज, और जो पेड ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनको 500 में मिल जाता है, 499 में आपको मिल जाता है। ओके, जुड़िएगा अवश्य ही, बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। इतना तो मैं बता ही सकता हूँ। देखिए आज का पहला न्यूज़ क्या है। पहला न्यूज़ है कि इंडिया सरप्रेस जापान टू बिकम 4th लार्जेस्ट इकॉनमी। भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए चौथी बड़ी इकॉनमी का दर्जा प्राप्त कर लिया है। लेकिन हम लोग देखेंगे कि क्या इसकी सच्चाई है, क्या इसमें नकारात्मक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इसका, और सकारात्मक दृष्टिकोण से इसमें क्या है। नीति आयोग के CEO जी ने बोला है जो, और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बोला है, VR सुब्रमण्यम नाम है नीति आयोग के CEO का, उन्होंने बोला है कि IMF के आंकड़े भी इस चीज़ की पुष्टि करते हैं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। क्या ये छद्म है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा कोई बोलते हैं कि भारत चौथी इकॉनमी बन गया है लेकिन बहुत सारी समस्याएं हैं, ठीक है, वो पता है हमें कि असमानता है, गरीबी है, पर कैपिटा इनकम अभी भी कम है, लेकिन देखा किस दृष्टिकोण से जाता है? देखा जाता है इस दृष्टिकोण से जब इतनी बड़ी आबादी के साथ देश की इकॉनमी क्या आगे बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। बिल्कुल बढ़ रही है, ये चीज़ सच है। क्या गरीबी कम हो रही है कि नहीं हो रही है? बिल्कुल कम हो रही है। जब आप जर्मनी, जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन के साथ में आप कंपेयर करते हैं तो भारत की जो विशेषता है वो उसके तुलना में बिल्कुल ही अलग है। भारत की जितनी आबादी इनमें से किसी भी देश की नहीं है। चीन के पास अवश्य ही भारत जितनी आबादी थी लेकिन उसने उसके बावजूद तरक्की की। उसके पीछे भी कुछ कारण हैं, वो कारण किसी और दिन डिस्कस करेंगे। हम भी तरक्की कर रहे हैं, ये एक सत्य है और इसको कोई झुठला नहीं सकता है। दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी बने हैं हम, लेकिन हम देखेंगे कि जीडीपी होता क्या है, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है और किस प्रकार से भारत की इकॉनमी आगे बढ़ी है, क्या क्या समस्याएं हैं, सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। एक न्यूज़ ये होगा। दूसरा न्यूज़ होगा कि केरल के तट के समीप में एक जहाज़ है, लाइबेरिया का एक जहाज़ है जो पलट गया है, तो उसको देखेंगे। उसमें कुछ केमिकल्स भी थे, तेल भी है, तो उसको भी देख लेंगे क्योंकि प्रीलिम एग्जाम में वहाँ से पूछा जाता है। चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है भारत, यानी कि पहले स्थान पर कौन है तो USA है, दूसरे स्थान पर कौन है तो चीन है, तीसरे स्थान पर जर्मनी है और चौथे पर भारत आ गया है। पाँचवें पर कौन है तो जापान है, पाँचवें पर जापान है। दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी है
और जैसा कि नीति आयोग के CEO ने बोला है कि हम अगले 2.5 से 3 वर्षों में जिस रफ्तार से हम बढ़ रहे हैं, अगर हम लोग सही देखेंगे तो मुद्रास्फीति के साथ मिला करके लगभग 9% का हमारा ग्रोथ रेट चल रहा है। GDP निकालते तो 6.5, 7.5 इसी के आसपास में आता है। लेकिन एक चीज़ कंपलसरी है, एक चीज़ तो अनिवार्य ही दिखेगा आपको कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी लिखा रहता है। तो जब अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें बढ़ती है। आप खुद के जीवन में भी अनुभव कर सकते हैं 2014 में आपके जीवन में क्या क्या चीज़ें शामिल थी और आज आपके जीवन में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। इसी से पता चलता है कि देश की इकॉनमी किस दिशा में बढ़ रही है। निश्चित तौर पर कुछ समस्याएं भी हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उन्होंने बोला है कि 2.5 से 3 वर्षों में हम लोग जर्मनी को भी पीछे छोड़ देंगे और दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी हम लोग बन जाएंगे, यानी कि USA, उसके बाद से चीन और देन हम लोग भारत का नाम आ जाएगा, भारत का नाम आ। लेकिन अंतर बहुत ज़्यादा है। USA की इकॉनमी बहुत बड़ी है, चीन की इकॉनमी भी लगभग में 15 ट्रिलियन से ज़्यादा है और भारत की इकॉनमी अभी 4.5 ट्रिलियन के आसपास पहुंच रही है और 5 ट्रिलियन का हमने रखा हुआ है लक्ष्य की हमने प्राप्त करना है और 2047 से पहले तो हमें विकसित भारत भी बनना है। तेज़ी से विकास हुआ है। भारत 25 और 26 में 6.2 से 6.3% की GDP वृद्धि दर के साथ दुनिया के सबसे तेज़ी से बढ़ते प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। वैश्विक औसत 2.8 से 3% से काफ़ी ज़्यादा अधिक है, यानी कि दुनिया का एवरेज ग्रोथ रेट है 2.8 से 3%। वहीं पर हमारा जो ग्रोथ रेट है वो 6.2% से 6.3% के आसपास में बना हुआ है। क्या कभी आपने ये चीज़ सुना है कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान इनकी इकॉनमी 6.5%, 7.5% की दर से बढ़ रही है? नहीं। उनकी इकॉनमी क्यों नहीं इतनी तेज़ी से बढ़ती? क्योंकि वो डेवलप्ड नेशन है। हमेशा जो विकासशील देश होते हैं उनकी इकॉनमी की रफ्तार ज़्यादा होती है। उनका इकॉनमी का रफ्तार जो होता है 3.4, 3.5 ही होता है। लेकिन ज़रा इमेजिन कीजिए कि अगर अमेरिका की इकॉनमी $20 ट्रिलियन की है तो अगर वो 3.5% के दर से ही बढ़ रही है तो कितनी ज़्यादा बढ़ रही होगी। तो इस हिसाब से देखा जाता है। इसलिए कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि विकसित देशों की इकॉनमी में आप देखेंगे कि 7% का ग्रोथ है, 8% का ग्रोथ है, ऐसा आपको सामान्य तौर पर नहीं दिखता है। विकसित देश होते क्या हैं? तो उन्होंने सारा बेसिक स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर सब चीज़ें बना ली है। अब उसको मेंटेनेंस पर खर्च करना है उनको। लोगों का जीवन स्तर भी काफ़ी अच्छा है। सामान्य भाषा में इसी को विकसित कहा जाता है, हालांकि इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी कुछ अलग भी है। जनसांख्यिकी लाभांश भारत की युवा आबादी है, जिसके कारण से हमारी इकोनॉमी को कहीं ना कहीं मदद मिल रहा है। विकसित भारत नीति के तहत हमने कई सारे नीतिगत पॉलिसी के स्तर पर चेंजेस किए हैं, जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सामूहिक रूप से काम करने का आह्वान किया गया। प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि हुई है। 2013-14 में $1438 था भारत की पर कैपिटा इनकम, $1438 था और 2025 में ये $2880 के करीब में पहुंच गया। लगभग में 2 गुना हो गया है। $2880 पर कैपिटा इनकम है, यानी कि प्रति व्यक्ति आय यही है। कैसे निकाला था प्रति व्यक्ति आय? किसी दिन इकोनॉमिक्स पढ़ाऊँगा तो समझाऊँगा। जितनी पूरे देश की आय है, मान लीजिए 100 रुपया देश की आय है, ठीक है, और देश में 10 लोग रहते हैं तो उससे डिवाइड कर दीजिए तो आपको पर कैपिटा इनकम मिल जाएगा। लेकिन इसमें एक बड़ा ही गलत चीज़ होता है कि अंबानी साहब और आपकी आय दोनों को जोड़ करके डिवाइड किया जाता है, तो इसलिए ये सही इकॉनमी का प्रतिरूपण नहीं कर पाता है। वैश्विक स्थिति, भारत आर्थिक उदय से इस वैश्विक मैन्युफैक्चरर हब के रूप में स्थापित कर रहा है। वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग में भी अब धीरे धीरे करके हम कदम बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी है गुरु, जिसको कहा जाता है नॉमिनल GDP। हमारी जो अर्थव्यवस्था बढ़ी है वो नॉमिनल GDP है। क्या होता है? नाम मात्र की GDP जिसको कहा जाता है, नाम मात्र की GDP कहा जाता है, नॉमिनल GDP। क्या होता है ये? किसी देश की अर्थव्यवस्था के कुल उत्पादन का मौद्रिक मूल्य होता है। GDP क्या होता है? तो किसी देश के घरेलू सीमा क्षेत्र के भीतर, शब्दों को ध्यान से सुनिएगा, किसी देश के निवासियों के द्वारा, पहला वर्ड निवासी, उसके घरेलू सीमा क्षेत्र के भीतर, दूसरा शब्द घरेलू सीमा क्षेत्र, तीसरा वर्ड एक मौद्रिक वर्ष में, एक फाइनेंशियल ईयर में, चौथा वर्ड उत्पादित सभी वस्तुओं के अंतिम मूल्य जो लास्ट वैल्यू होंगे वो को का क्या कहा जाता है? GDP कहा जाता है। तो ये जो शब्द हैं सारे आपको मैंने बताए, निवासी बताया,
एक वर्ष बताया, घरेलू सीमा क्षेत्र के भीतर बढ़ाया और अंतिम मूल्य बताया। यही जीडीपी को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, तो किसी देश की अर्थव्यवस्था के कुल उत्पादन का मौद्रिक मूल्य होता है जो वर्तमान के बाजार मूल्यों के आधार पर नापा जाता है। यानी कि इसमें इन्फ्लेशन को हम लोग इंक्लूड करते हैं, इन्फ्लेशन को इंक्लूड करते हैं, मुद्रास्फीति को इंक्लूड करते हैं, मुद्रास्फीति को इंक्लूड करते हैं, उसको नॉमिनल कहा जाता है, नॉमिनल कहा जाता है। अगर महंगाई ज़्यादा है आज तो हम लोग क्या बताएंगे कि जीडीपी में, नॉमिनल में आपको जीडीपी अधिक दिख सकता है। ध्यान से सुनिएगा, ये कॉन्सेप्ट है जिस पर आधारित सवाल यूपीएससी प्रीलिम में भी पूछे जाते हैं। अगर मुद्रास्फीति अधिक है तो नॉमिनल जीडीपी आंकड़े अधिक आ सकते हैं, लेकिन जो रियल जीडीपी होता है उसमें बेसिक जो ईयर रखते हैं, बेस ईयर जिसको कहा जाता है, आधार वर्ष कहा जाता है, उससे कंपेयर करके हम निकालते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि आपका वजन बढ़ गया है 10 किलो से, तो आप क्या बोलोगे, किसके कंपेयर में 10 किलो? क्या मैं जब 10 वर्ष का था उसके कंपेयर में 10 किलो? तब तो वजन सही है भाई। या पिछले महीने के तुलना में, पिछले 2 महीने की तुलना में 10 किलो? तो हमेशा ही कंपेयर करने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है। उसी रेफरेंस पॉइंट को आधार वर्ष कहा जाता है, जो वर्तमान में 2011-12 को रखा गया। 11-12 से कंपेयर करके अगर हम निकालते हैं तो उसको रियल जीडीपी कहा जाता है, और जब हम आज के बाजार मूल्य के हिसाब पर निकालते हैं तो उसको नॉमिनल जीडीपी, नाम मात्र की जीडीपी कहा जाता है। नाम मात्र की जीडीपी में हम लोग दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी हैं। अब एक शब्द और जरा यहाँ पर सुनिएगा, परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर हम दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी हैं, तीसरी बनी हैं। चीन उसमें पहले स्थान पर आता है पीपीपी के आधार पर इकॉनमी में, दूसरा यूएसए आता है, तीसरा भारत आता है। ये कैसे ज्ञात करते हैं? तो 100 रुपया लेकर के आप चीन के मार्केट में चले जाइए, 100 रुपया लेकर के आप यूएसए के मार्केट में चले जाइए, और 100 रुपया लेकर के भारत के मार्केट में चले जाइए। 100 रुपया में जितने अधिक वस्तु आप जिस मार्केट में खरीद पाते हैं वो उतना अच्छे रैंकिंग पर आता है। तो दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हम इसमें हो जाते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर में। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, परिभाषा आपको बता ही दिया। नाम मात्र जीडीपी किसी निश्चित समयावधि में, आमतौर पर 1 वर्ष में देश के उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं सेवाओं के कुल मूल्य को दर्शाता है, वही होता है नॉमिनल जीडीपी, और आज के बाजार मूल्य के हिसाब पर दर्शाया जाता है। जीडीपी क्या होता है मुझसे पूछिए तो इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा ओवररेटेड चीज़ है जीडीपी। क्या इससे पता चलता है? तो कुछ भी पता नहीं चलता है खास, इससे कुछ भी आपको अंदाज़ा नहीं लगेगा। नॉमिनल जीडीपी से, जीडीपी से आपको कुछ भी खास अंदाज़ा नहीं लगता। ठीक है, एक पैरामीटर है जिससे पता चलता है कि देश की इकोनॉमी बढ़ रही है या नहीं, लेकिन लोगों के जीवन स्तर और इकोनॉमी की वास्तविकता को ये कभी भी इंगित नहीं कर पाता है। इसलिए कई सारे बड़े विशेषज्ञ जो हैं इकोनॉमिस्ट के, वो बोलते हैं कि ये ओवररेटेड चीज़ है। फिर भी हम लोग ज़रा पढ़ते हैं कि इसकी क्या बात है। जितनी इसकी चर्चा होती है उस हिसाब से इसका इम्पैक्ट नहीं है। अब मुझे बताइए, जैसे जर्मनी है, जर्मनी छोड़िए, यूके तो हम पीछे कब के छोड़ चुके हैं, उससे आगे निकल चुके हैं। फ्रांस है, स्वीडन है, ये देश हैं। क्या इनकी जीडीपी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है? नहीं। क्या इनकी जीडीपी बहुत बड़ी है? बिल्कुल भी नहीं। जीवन स्तर कहाँ के लोगों का अच्छा होगा? आपसे अगर मैं पूछूं, भारत के लोगों का है या यूके का है, जापान का है, स्वीडन का है, फ्रांस का है, किन के जीवन स्तर अच्छे होंगे? तो निश्चित तौर पर जो विकसित देशों में होंगे। तो क्या जीडीपी ने इस चीज़ का आकलन किया? नहीं किया। जीडीपी इनफॉर्मल इकॉनमी और उसके साथ साथ लोगों के जीवन स्तर का आकलन नहीं करता है। ये केवल और केवल ग्रोथ की बात करता है, डेवलपमेंट की बात नहीं करता है। ये केवल और केवल वृद्धि की बात करता है, विकास की बात नहीं करता है। ठीक है, नाम मात्र की जीडीपी आपको समझा ही दिया मैंने। वास्तविक जीडीपी मुद्रास्फीति के प्रभाव को हटा करके, जब हम इन्फ्लेशन को हटा देते हैं तो एक निश्चित आधार वर्ष में जो कीमत मापा जाता है, बेस ईयर से कंपेयर करके उसको रियल जीडीपी कहा जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है इसको। परचेजिंग पावर पैरिटी विभिन्न देशों की क्रय शक्ति की तुलना का उपयोग किया जाता है, जो कीमतों के अंदर को समायोजित करता है। इसी परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर मैंने आपको बताया कि दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत, और ये 2019 यूपीएससी प्रीलिम एग्जाम में पीपीपी से सवाल पूछा जा चुका है। जीडीपी की गणना कैसे की जाती है? तो उत्पादन विधि होता है गणना करने का, जिसको प्रोडक्शन अप्रोच कहा जाता है। यह विधि अर्थव्यवस्था में सभी क्षेत्र, कृषि, उद्योग, सेवा आदि द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को जोड़ता है और उससे इसका मूल्य निकाला जाता है। दूसरा होता है आय विधि। यह अलग अलग तरीके हैं जीडीपी को कैलकुलेट करने के।
आय विधि अर्थव्यवस्था में उत्पन्न सभी आय, वेतन, लाभ, किराया, ब्याज आदि को जोड़ती है और इससे निकाला जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, आय विधि उसको कहा जाता है। इस उत्पादन प्रक्रिया में शामिल सभी पक्ष होते हैं, श्रमिक, पूंजीपति, सरकार आदि सभी की आय शामिल की जाती है। मान लीजिए आपसे प्रीलिम एग्जाम में सवाल पूछे कि जीडीपी के आय विधि में, इनकम अप्रोच में सरकार का जो इनकम है उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं, तो ये गलत साबित हो जाएगा, क्योंकि श्रमिक, पूंजीपति, सरकार सभी की आयों को शामिल किया जाता है इसमें। व्यय विधि, एक्सपेंडिचर अप्रोच क्या होता है, ये सबसे आम विधि है और इसी का आधार पर गणना की जाती है। जनरली सबसे ज़्यादा इसी के आधार पर गणना की जाती है, जिसमें अर्थव्यवस्था में होने वाले कुल व्यय को जोड़ा जाता है। कुल व्यय को जोड़ते हैं जैसे कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, इसी को जोड़ करके हम CIG प्लस X माइनस M इसलिए कर रहे हैं बंधुओं, क्योंकि हमें अगर टोटल निकालना है तो कितना हमने बेचा और कितना खरीदा, उससे हमारा प्रोडक्शन निकल करके आता है, इसीलिए X माइनस M किया गया है। इसके आधार पर हम लोग व्यय विधि का आधार पर निकालते हैं और सामान्य तौर पर सबसे ज़्यादा जो यूज किया जाता है वो एक्सपेंडिचर अप्रोच का ही उपयोग किया जाता है जीडीपी गणना में। गणना में ध्यान देने योग्य चीज़ें क्या होती है, अंतिम वस्तुएं और सेवाएं क्या होती है। मैं आपको बोलूं कि अंतिम वस्तु क्या होता है, अगर आपको पता है तो आप मुझे बताइएगा। आपने एक आटा खरीदा, मान लीजिए 1 kg आपने आटा खरीदा, ध्यान से सुनिएगा, इकोनॉमिक्स जिस दिन पढ़ाऊंगा आपको, ये आय विधि व्यय विधि जीवन में फिर कभी दोबारा आपको देखना नहीं पड़ेगा। अभी तो मैं आपको समझाने के लिए 2, 4, 3 उदाहरण दूंगा। आपने 1 kg आटा खरीदा, 1 kg आटा एक रेस्टोरेंट वाले ने भी खरीदा, क्या अंतिम मूल्य होगा, अंतिम वस्तु हो जाएगा वो? आपने जो खरीदा है वो आटा अंतिम वस्तु हो जाए, क्योंकि आप अपने खर्चे के लिए खरीद रहे हैं। अब आप उसका कुछ भी नहीं करेंगे, रोटी बना करके खा लेंगे। लेकिन रेस्टोरेंट ने जो आटा खरीदा है वो अंतिम वस्तु नहीं होगा, क्योंकि वो उसका क्या बनाएगा, वो उसका रोटी बना करके बेचेगा, तो उसका अंतिम वस्तु रोटी होगा, ना कि आटा होगा। इसी को अंतिम वस्तु कहा जाता है। जैसे अगर आपने मान लीजिए 100 किलो चीनी खरीदा, तो किसके पर्पज़ से खरीदेंगे कि भाई घर के खर्चे के लिए, किसी पार्टी फंक्शन के लिए, तो वो अंतिम वस्तु हो जाएगा, क्योंकि आप उसका कुछ भी अब बना करके बेचेंगे नहीं। वहीं किसी बड़े रेस्टोरेंट ने अगर 100 kg चीनी खरीदा तो क्या करेगा, वो उसका मिठाई बनेगा, कुछ और बना करके उसका बेचेगा, यानी कि उसका अंतिम उत्पाद कुछ और होगा। सीमाओं के भीतर का क्या मतलब होता है, घरेलू सीमा कहा जाता है इसमें। घरेलू सीमा में हमारे सारे दूतावास भी शामिल होते हैं, हमारे सारे एयरलाइन भी शामिल होते हैं, ये सब हमारे घरेलू सीमाएं में शामिल होते हैं। इनमें अगर किसी भी वस्तु का उत्पादन होता है तो वो यहाँ पर शामिल किया जाएगा। मुद्रास्फीति समायोजन क्या होता है, वास्तविक जीडीपी गणना के लिए आधार वर्ष की कीमतों का उपयोग किया जाता है ताकि मुद्रास्फीति का प्रभाव हटाया जा सके। आधार वर्ष से जब हम कंपेयर करते हैं तो हम आज की महंगाई को हटा सकते हैं। महंगाई यानी कि सामान्य भाषा में, इकोनॉमिक्स की भाषा में मुद्रास्फीति कहा जाता है। आंकड़े संग्रह, आंकड़े हमारे पास सही होने चाहिए, रिपीटेड आंकड़े नहीं होना चाहिए। सोचिए जरा, अगर हम अंतिम वस्तु की गणना करने बैठे और आपके घर में जो आटा आया उसको भी हमने अंतिम वस्तु मान लिया और जो रेस्टोरेंट में गया उसको भी अंतिम वस्तु मान लिया, तो क्या ये सही जीडीपी गणना हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि रेस्टोरेंट वाले का अंतिम वस्तु तो रोटी था, रेस्टोरेंट वाले का अंतिम वस्तु तो मिठाई है, चीनी और आटा तो नहीं है ना। तो इसलिए जब डेटा आपके पास में सही आता है तब जाके आप सही से गणना कर पाते हैं। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है जीडीपी की गणना के समय में। भारत की इकॉनमी अभी वर्तमान में $4.187 ट्रिलियन होने का अनुमान है, जैसा कि उल्लेखित किया गया है न्यूज़ों में सभी जगह पर। यह व्यय विधि से गणना की जाती है जिसमें उपभोक्ता खर्च, निवेश, सरकारी व्यय, शुद्ध निर्यात, इन सभी चीज़ों को मिला करके गणना की जाती है। वर्तमान में आधार वर्ष 11-12 को रखा गया है, 11-12 को वर्तमान में आधार वर्ष रखा गया है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है गूगल AI। ठीक है, क्या है टॉपिक? देखिए सुबह सुबह क्या कॉमेडी होता है ना मेरे साथ। 5 बजे उठने के बाद न्यूज़पेपर पढ़ने बैठो, उसके बाद पढ़ने के बाद AI से ये पूछना पड़ता है, हाँ भाई AI ये बताओ AI का दोष क्या है, तो वो मुझे बताता है AI की क्या क्या कमियाँ हैं। उसके बाद से AI से पूछो कि AI के आने से डेटा और प्राइवेसी का क्या क्या हनन हो सकता है, तो AI ही बताता है कि डेटा और प्राइवेसी का क्या क्या हनन हो सकता है। तो जीवन में कॉमेडी आपके भी चलता रहेगा। AI से ही पूछो कि AI की क्या उसके डिमेरिट हैं। तो उसी प्रकार का एक बड़ा ही डिटेल में ये आया है, इंडियन एक्सप्रेस में आया है, द हिंदू में आया था शायद, द हिंदू में है ना, हाँ द हिंदू में ही है, जिसमें ये बताया गया है कि गूगल ने बहुत सारे, गूगल का I/O थोड़ा छोटा सा कॉन्फ्रेंस टाइप का होता है, छोटा सा नहीं इवेंट होता है,
जिसमें वो अपने आने वाली प्लानिंग, आने वाले ऐप, इनके बारे में जानकारी देते हैं। तो गूगल का I/O का समिट मैंने देखा, इस प्रकार के ऐप बनाए जा रहे हैं AI की मदद से कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। मूवी और वीडियो क्रिएशन और डायलॉग, ये तीनों अब AI का टूल करेगा। गूगल ने बनाया है, उस टूल वगैरह के नाम भी मैं आपको आने वाले वीडियो से बता दूंगा। अभी तो वो टूल अमेरिका में ही है, भारत में अभी उसको नहीं लाया जाएगा और वो प्रीमियम सब्सक्राइबर्स के लिए ही है। तो उसमें पता है क्या है, अगर आप किसी मूवी का सीन क्रिएट करना चाहते हैं तो बस आप लिख करके दे दीजिए, वो डायलॉग भी दे देगा और मूवी बना करके दे देगा, आपको पूरा का पूरा सीन वीडियो बना करके दे देगा। मान लीजिए अगर आपने दिया कि पाइथागोरस मैथमेटिशियन ये पाइथागोरस थ्योरम को पढ़ा रहा है, इसका वीडियो बनाओ, तो बिल्कुल निश्चित रूप से आपको पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाते हुए पाइथागोरस का वीडियो बना करके दे देगा। आप इमेजिन कर रहे हैं कहाँ पर जा रहा है AI। तब इसमें एक चीज़ चिंता का सवाल भी उठा कि भाई गूगल ने जो AI को ट्रेंड किया है, क्या उसने हमारे डेटा को उपयोग किया है? क्योंकि हम सबके जीवन में गूगल है। अभी आप जिस फ़ोन पर वीडियो देख रहे हैं, जिस YouTube का उपयोग कर रहे हैं, वो भी गूगल है। YouTube पर जो सर्च करते हो वो डेटा उसके पास में जाता है। आप लाइक, शेयर, ट्वीट कुछ भी करते हैं, आपके फ़ोन से होता है, एंड्रॉयड फ़ोन से होता है, वो सारा डेटा AI के पास जाता है, मतलब गूगल के पास जाता है। और AI को ट्रेंड करने के लिए डेटा ही तो चाहिए हमें। यानी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा डेटा जिस आदमी के पास में है, जिस कंपनी के पास में है, वो अगर AI का मॉडल बनाएगा तो ज़रा सोचिए कैसा बनेगा। यूट्यूब वीडियोज़, हम लोग जो क्रिएटर हैं, जो मतलब यूट्यूब वीडियोज़ बनाते हैं, हमसे कुछ समय पहले, अभी से 3-4 महीने पहले पूछा गया था कि क्या हम आपके वीडियो को AI को ट्रेंड करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें पूछी गई है। तो क्या उन्होंने उपयोग किया है, नहीं किया है, इसको लेकर एक कंसर्न है कि यूट्यूब पर अपार वीडियो पड़े हुए हैं, कितने वीडियोज़ का यूज़ किया गया, क्या पूछा गया, सभी से सहमति ली गई या नहीं ली गई, क्या बिना सहमति के भी उपयोग किया गया, क्या आपका जो डेटा है उसका भी उपयोग किया गया है AI को ट्रेंड करने के लिए। तो AI से क्या क्या प्राइवेसी और डेटा और बौद्धिक संपदा को लेकर कंसर्न उठ रहे हैं, इसको हम लोग देखेंगे। बौद्धिक संपदा को लेकर जो कंसर्न है उसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने इसको बोला, इस AI मॉडल को जिस पर मैं ये सब कुछ बनाता हूँ, उसको मैंने बोला कि ये बताओ कि AI से डेटा गोपनीयता यानी कि डेटा प्राइवेसी और IP इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में क्या उससे जुड़ी हुई चिंताएं हैं, उसके बारे में बताओ। इसने मुझे अलग अलग वेबसाइट से, अलग अलग जगहों से, अलग अलग पॉइंट्स को जोड़ करके एक आउटपुट देता है। सभी के साथ होता, आप भी करते होंगे। क्या उस वेबसाइट से पूछा गया कि आपका ये पंक्ति ले लूँ मैं, आपका ये जो आपने लिखा है पॉइंट ये ले लूँ मैं। अब ये जो कंटेंट है ये तो मेरा कंटेंट हो गया, क्योंकि मेरा है, ये ओरिजिनल है ना। लेकिन इसने AI ने तो कहीं और से भी उठा करके उसके मॉडिफाई करके मुझे दिया है। तो क्या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का हनन हुआ या नहीं हुआ, ये एक कंसर्न है। अब आप समझ गए होंगे कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। डेटा प्राइवेसी को लेकर के मुद्दे हैं। विशाल डेटा की आवश्यकता पड़ती है AI को ट्रेंड करने के लिए, AI के मॉडल को ट्रेंड करने के लिए। प्रशिक्षण के लिए गूगल को बड़े पैमाने पर डेटा की जरूरत होती है। इसमें उपयोगकर्ताओं की खोज, ब्राउजिंग हिस्ट्री, स्थान, व्यक्तिगत प्राथमिकताएं शामिल हो सकती हैं। आपका जो ब्राउजिंग डेटा है हो सकता है कि वो सब कुछ शामिल हो इसमें। उदाहरण द AI मोड और विद इन AI मोड, ये दो क्या हैं, दो अलग अलग ऐप हैं। जैसी सुविधाएं उपयोगकर्ता को तस्वीरें, खरीदारों की आदतों का विश्लेषण करती है। इससे निजी डेटा का उपयोग बढ़ता है। आप क्या क्या खरीदते हैं, क्या बेचते हैं, किस चीज़ के बारे में आप बातचीत करते हैं, हर चीज़ गूगल सुन रहा होता है। कभी आपने ये सोचा है कि जो आज आप मूवी के बारे में सोच रहे थे, कल आपको यूट्यूब फीड में कैसे दिख गया, यूट्यूब पर कैसे दिख गया। अभी आप सोच रहे हैं गोलमाल मूवी के बारे में, कुछ दिनों के बाद आपको शायद वो दिख जाए यूट्यूब के फीड पर। तो ये कैसे संभव होता है? जो आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो उसके चीज़ के बारे में बातचीत करते हैं आपस में, तो वो फ़ोन हमारा सुन रहा होता है। फ़ोन का माइक्रोफोन जो है वो सुनता है जो भी हम बातचीत करते हैं, और उसके आधार पर हमें वो ऐड और फीड देता है, यूट्यूब वीडियो सजेस्ट करता है, इंस्टाग्राम के ऐड दिखाता है। ये सब चीज़ें हो रही है दुनिया में। पारदर्शिता एक कमी है, कई सारे उपयोगकर्ताओं ने बोला है। उपयोगकर्ता की सहमति, कंसेंट लिया गया कि नहीं लिया गया, उसको लेकर भी है। अनजाने डेटा का उपयोग, कमज़ोर सहमति तंत्र है। हो सकता है कि बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़, पोस्ट और आपके डेटा का उपयोग किया गया हो।
डेटा उल्लंघन का जोखिम है, हैकिंग और लीक का भी खतरा है इसमें। 2018 में गूगल प्लस डेटा उल्लंघन 50 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं की जानकारी लीक हुई थी। सवाल आपसे पूछा जाएगा कि एआई के आने से डेटा सुरक्षा, डेटा प्राइवेसी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को लेकर क्या क्या कंसर्न उठ रहे हैं, इसके बारे में आपसे सवाल पूछा जा सकता है। सरकारी निगरानी और दुरुपयोग बढ़ रह सकता है। डेटा साझा करने का दबाव, सरकारी गूगल जैसे तकनीकी दिग्गज कंपनियों के साथ डेटा साझा करने के लिए बोल सकती हैं कि आप हमें डेटा दे दीजिए लोगों के बारे में, ताकि हम चुनाव प्रचार कर सकें। लक्षित विज्ञापन, टारगेटेड ऐड जो आपको दिखाया जाता है, वो इसी के द्वारा संभव हो पाता है। डेटा का स्थायी भंडारण, प्रोफाइलिंग और भेदभाव, एआई मॉडल द्वारा एकत्र किया गया डेटा लंबे समय तक संग्रहित रह सकता है, जिससे भविष्य में गोपनीयता के नए जोखिम उत्पन्न हो सकते हैं। प्रोफाइलिंग और भेदभाव भी हो सकता है। एआई उपयोगकर्ता के व्यवहार के आधार पर प्रोफाइलिंग कर सकता है, जिससे भेदभाव जैसे नौकरी या बीमा में संभावनाएं बढ़ सकती इस तरह के भेदभाव की। आईपी क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है, तो जो अगर कोई अच्छा चीज़ आप क्रिएट करते हैं तो उस पर आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बनता है। उसका कहीं पर भी कोई उपयोग करेगा तो आपसे पूछ करके करेगा और आपको उसके बदले में उचित रॉयल्टी भी मिलता है। जेमिनी 2.5 जैसे मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए गूगल का मॉडल है जेमिनी 2.5 बेकार है। जेमिनी 2.5 बेकार है सच में। प्रशिक्षित करने के गूगल ने वेब कॉपीराइट सामग्री जैसे किताब, लेख और छवियों का उपयोग किया है। ये बौद्धिक संपदा के मालिकों की अनुमति के बिना किया गया है, जो कॉपीराइट उल्लंघन का कारण बन सकता है। लेखकों और कलाकारों ने गूगल पर कई सारे मुकदमे भी किए कि हमारे लेख और हमारे जो आर्ट फॉर्म है, हमारे जो आर्ट हैं, उसका उपयोग किया गया है गूगल के द्वारा, लेकिन उसका क्रेडिट नहीं दिया जा रहा है और एआई को ट्रेंड कर रहा है गूगल। स्वामित्व का सवाल, एआई उत्पन्न सामग्री का वही तो पूछा अभी मैंने आपको समझाया कि एआई से जो उत्पन्न सामग्री है, जो आपको अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ये एआई के द्वारा बनवाया गया है, एआई के द्वारा बना है। इसमें अलग अलग कंटेंट जगह से लेकर के शामिल किए गए हैं। तो ये पूछा जा रहा है कि इसका स्वामी कौन होगा, कौन इसका होगा, भाई मेरा होगा या उस वेबसाइट का होगा या 10 वेबसाइट से 50 जगहों से एआई ने उठाया है, उन सभी का होगा। तो ये एक सवाल उठाया जा रहा है। अगर एक डेवलपर जेमिनी एपीआई का उपयोग करके कोड लिखता है और वह कोड मूल कॉपीराइट सामग्री से प्रेरित है, तो स्वामित्व का विवाद उत्पन्न हो सकता है। डेवलपर्स और क्रिएटर्स पर प्रभाव, रचनात्मकता की चोरी होती है। प्रतिस्पर्धा में असमानता, छोटे क्रिएटर और डेवलपर्स गूगल जैसे दिग्गज कंपनियों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते हैं, जिससे मोनोपोली क्रिएट होता है। एक डेटा आया था कि सबसे ज़्यादा $300 बिलियन जो अमेरिका की 4 बड़ी दिग्गज कंपनी हैं, एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा, फेसबुक, इन 4 कंपनियों के द्वारा $300 बिलियन रुपए खर्चे किए जा रहे। कहाँ पर? इमेजिन कीजिए जरा कितना पैसा है ये। और इसमें से 25% पैसा केवल और केवल गूगल के द्वारा खर्चा किया जा रहा है। अधिकांश पैसा, सबसे ज़्यादा पैसा जो गूगल ही खर्चा कर रही है इसमें से, सबसे ज़्यादा। उसमें और भी कुछ कुछ कंपनियां शामिल हैं इन 4 के अलावा। उन कंपनियों के नाम भी मैंने नहीं बताए हैं। 4 जो बड़ी कंपनी, उनके नाम मैंने आपको बताए हैं। इतने बड़े स्तर पर एआई पर खर्चा किया जा रहा है। क्या कोई छोटी कंपनी, छोटे डेवलपर इस चीज़ को झेल सकते हैं? नहीं। इसको कहा जाता है मोनोपोली, मतलब बाज़ार में एक प्रभाव हासिल कर लेना। ठीक है, तो इसका भी हमें देखना पड़ेगा कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। इससे बाज़ार में असमानताएं क्रिएट होंगी। कानूनी और नैतिक चुनौती, कानूनी ढांचे की कमी, नैतिक मुद्दे जो हैं वो इसमें इग्नोर किए जाते हैं कई बार। जैसे महिलाओं से जुड़े हुए इशू के बारे में मैंने आपको एक बार समझाया था कि एआई के मॉडल को जो हम ट्रेंड कर रहे हैं वो आज के आधार पर ट्रेंड कर रहे हैं। तो आज के आधार पर जो डेटा उपलब्ध है उसमें तो वुमेन सेंट्रिक डेटा नहीं है ना। तो इस प्रकार के अगर एआई मॉडल को ट्रेंड करेंगे तो वही प्रतिशतात्मक एआई फिर बनेगा, है ना। तो इस प्रकार के कंसर्न भी हैं। इन मुद्दों का प्रभाव क्या होगा? तो उपयोगकर्ताओं पर प्रभाव पड़ सकता है, गोपनीयता भंग हो सकता है, रचनात्मकता और डेवलपर्स पर प्रभाव पड़ेगा। रचनात्मकता धीरे धीरे कम हो जाएगी। अगर पेंटिंग भी एआई करने लग जाएगा तो हम लोग फिर क्या करेंगे? अगर गाने भी एआई बनाने लग जाएंगे तो अरिजीत सिंह फिर क्या करेगा? गूगल को कानूनी चुनौती और मुकदमों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि पहले भी कॉपीराइट के उल्लंघन में हुआ है। और समाधान क्या हो सकता है? पारदर्शिता बनाए कि हमने कहाँ कहाँ से डेटा उठाया है और उसके बारे में बताए। मजबूत सहमति तंत्र होना चाहिए, कंसेंट आपको लेना ही चाहिए, पूछना ही चाहिए। डेटा सुरक्षा के बारे में बताना चाहिए और नियामक अनुपालन, जैसे GDPR, जनरल डेटा प्रोटेक्शन राइट जो है ये यूरोप का है, CCPA ये कैलिफोर्निया का है। डेटा उल्लंघन को लेकर अलग अलग कानून बनाए गए हैं। इसी प्रकार से बौद्धिक संपदा के लिए भी आपको
जिनसे जिन चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं उनसे पहले आपको पूछना चाहिए कि हम आपके सामग्री का उपयोग करें अथवा ना करें। तो ये इसका क्या हो गया, समाधान हो गया। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है। केरल के तट के समीप में विशाखापत्तनम से कोच्चि जा रहा था एक जहाज़ जो पलट गया, जिसमें हादसा हो गया, पलट गया। इस जहाज़ पर कुछ केमिकल और कुछ रासायन के अलावा कुछ डीजल और पेट्रोल भी भरे हुए थे, जिनके लीक होने की संभावना बढ़ सकती है। हालांकि अभी तक तो कोई लीकेज नहीं हुआ है। जहाज़ डूबने की घटना केरल तट के पास में मालवाहक जहाज़ जिसका MSC इल्सा ELS 3 नाम है, ये लाइबेरिया का जहाज़ था, ये पलट गया है। इसमें खतरनाक चीज़ें हैं जैसे कि कैल्शियम कार्बाइड है जो पानी के संपर्क में ज्वलनशील गैस पैदा करता है, ये भी इसमें शामिल है। डीजल भी है और भी कई सारी चीज़ें, फर्नेस ऑयल वगैरह भी शामिल हैं, जिनसे समुद्र में हमें जैविक रूप से पर्यावरणीय संकट उत्पन्न हो सकता है। सही शब्द नहीं मिल पा रहा था। तेल का रिसाव हो सकता है, समुद्री जीवन पर प्रभाव पड़ेगा, मछली पालन और आजीविका पर प्रभाव पड़ सकता है, पर्यटन पर प्रभाव पड़ सकता है, लोगों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है। लाइबेरिया का ये जहाज़ है जो मुख्य रूप से विशाखापत्तनम से चल करके कोच्चि तक की यात्रा कर रहा था। लाइबेरिया अफ्रीका के पश्चिमी तट पर एक छोटा सा देश है। ये अफ्रीका है। अफ्रीका के पश्चिमी तट पर यहाँ पर लाइबेरिया एक देश है। लाइबेरिया एक अटलांटिक ओशियन है। ये गिनी की खाड़ी है। यहीं पर ये छोटा सा देश है जिसको कहा जाता है लाइबेरिया कहा जाता है। स्थानों से लाइबेरिया पश्चिम अफ्रीका में अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित है। इसकी सीमाएँ सिएरा लियोन से उत्तर पश्चिम मिलती है। सिएरा लियोन से उत्तर पश्चिम में आपको दिखेगा सिएरा लियोन, ये रहा। उसके अलावा गिनी से उत्तर में मिलती है। उसके अलावा आइवरी कोस्ट से पूर्व में मिलती है। आइवरी कोस्ट से ये रहा, इससे पूर्व में मिलती है। और अटलांटिक महासागर इसके दक्षिण में है। इसकी मैंने बाउंड्रीज भी आपको बता दिया है। आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है, लेकिन 20 से अधिक स्वदेशी भाषाएं बोली जाती है। अफ्रीका का देश है। और मोनरोविया ये सबसे बड़ा शहर है और राजधानी भी है। मोनरोविया इसकी राजधानी है। ओके, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा, पूछा जाता है कई बार इस प्रकार के प्लेसेज इन न्यूज़। कल के UPSC PT पेपर में भी 3 से 4 सवाल इस प्रकार के पूछे गए हैं। ध्यानपूर्वक इसको तैयार कर लेंगे तो ज्योग्राफी में भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा टॉपिक कवर, और आपका करंट अफेयर में भी हो जाएगा। प्रीलिम टेस्ट में ज़रूर ही जुड़िएगा। शुरू हो रहा है कब से? 15 जून से हो रहा है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से टेस्ट बनाया गया है और इसमें 70 BPSC के आधार पर भी सवाल हैं और 69 के आधार पर भी सवाल होंगे और अच्छा होगा आपके लिए, जुड़ेंगे तो। बाकी आज का लेक्चर भी कुछ देर में मिलेगा आपको, शाम से पहले तो मिल ही जाना चाहिए। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।